हेलो, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं महाकवि भूषण के शेष पद जो रह गए थे उनकी व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बिना समय खराब किए मैं उनके पदों को ले रहा हूँ। आप ज़रा गौर से समझिए और ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं कवि इस पद में। सौंधे के आधार किसमिस जिनको आहार, चार अंक लंक मुख चंद के समानी हैं। ऐसी अरे नारी शिवराज ते वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुम्भलानी हैं। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कलिसी बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के 688 निचोरी, कहे तुमने कहे ते कंत मुक्ता में पानी है। सौंधे के आधार किसमिस जिनको आहार, चार अंक लंक मुख चंद के समाने हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सौंधे का अर्थ है सुगंधित, आहार का मतलब भोजन, चार अंक लंक का मतलब 4 अंक के समान कमर, पतली कमर वाली, काय यानी शरीर, तप्ती यानी गर्म, न कान सुनी ध्यान न देने वाली, कंज यानी कमल, छरा यानी अलगाव या भेदभाव, अक्षरा यानी अप्सरा, कहेते कहा था, मुक्ता का मतलब मोती या छुटकारा, और पानी का मतलब जल, इज्जत या आब। इस पद का प्रसंग इस प्रकार है। ये अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित वीर रस से संबंधित है। इसमें शिवाजी के शौर्य तथा उससे भयभीत शत्रु पक्ष का चित्रण किया गया है। कवि भूषण जी महाराज शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे वीर शिरोमणि शिवाजी, जो शत्रु पक्ष की स्त्रियां पहले सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन तथा किशमिश आदि सूखे मेवों का आहार करती थी, जिनकी कमर सुंदरता के कारण पतली तथा मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, ऐसी शत्रु नारियां अब तुम्हारे भय से दूर भागती हैं। इसके कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनके सुंदर शरीर मुरझा गए हैं। वे ग्रीष्मकाल की तपती दोपहरी की भी चिंता नहीं करती। कहने का मतलब यह है, गर्मी के ताप को भी वे मजबूरी में सहती रहती हैं तथा कमल कली की तरह बिना पानी के मुरझाई रहती हैं, प्यासी फिरती रहती हैं। वे आपसी भेदभाव को त्याग कर अप्सराओं के समान इस तरह प्रार्थना करती हैं कि तुम कहते थे कि पति की मुक्ति में अथवा पति रूपी मोती में ही आब या इज्जत है। उनके कहने का मतलब यह है कि वे तुमसे अपने अपने पति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। यानी भूषण कवि कहते हैं कि शत्रु पक्ष की स्त्रियां महाराज शिवाजी से ये प्रार्थना करती हैं कि वे उनके पतियों को मुक्त कर दें। इस तरह से महाराज शिवाजी के वीरता के भय से शत्रु पक्ष की स्त्रियों की दशा बड़ी खराब हो गई है और बड़ी संकट का जीवन जी रही हैं। उनके खान पान रहन सहन सभी तरह का ठाठ बाट खत्म हो गया है और डर के कारण इधर उधर कहीं भागती दौड़ती छिपती फिर रही है। इस पद की भाषा शैली को देखें तो मतलब यही है कि पहले जो सुख और वैभवपूर्ण जी रही थी, बाद में खराब दशा के कारण शत्रु पक्ष की नारियों का जीवन शिवाजी के पराक्रम और वीरता के कारण चिंतनीय बन गया है। पक्ष एवं विपक्ष में वीर तथा भयानक रस की योजना प्रस्तुत है। प्रतिकूल दशा की सुंदर व्यंजना हुई है। अनुप्रास, श्लेष, उपमा तथा पर्योक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद जो है वो कवित है। भाषा ब्रजभाषा है। शेष अगले छंद में
कवि भूषण क्या कहते हैं देखिए, आपस की फूट हिते सारे हिंदुवान टूटे, टूटे कुल रावण अनित्य अति करते, पठी को पताल बलि वज्रधर ईर्ष्यते, टूटो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जी को बैर करी, टूटो है महेश देते अधम विचारते, राम कर छोवनते टूटो जो महेश चाप, टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। इसे पद में कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। हिंदुवान का मतलब हिंदू राजा से है, बलि का मतलब राजा बलि है, वज्रधर यानी इंद्रदेव, वासुदेव कृष्ण के लिए आया है, अधम का अर्थ बुरा है, महेश का अर्थ शिव है, चाप का मतलब धनुष है, महिष यानी महिषासुर है, पातशाही यानी बादशाही, मुगल साम्राज्य से मतलब है। और प्रसंग वही है कि यह अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित है। इसमें भूषण ने राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया है और कहा है यदि अन्य हिंदू राजा भी शिवाजी का साथ देते तो उसमें भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाया जा सकता था। इस ऐतिहासिक सत्य को संकेत करते हुए कवि भूषण कहते हैं, आपस में फूट होने के कारण भारत के सारे हिंदू राजा मुगलों द्वारा दबाए जाते रहे और उनके राज्य नष्ट कर दिए गए। कारण यही है, हिंदू राजाओं ने गलत कार्य किया। जैसे बहुत अनीति करने से शक्तिशाली रावण का कुल भी नष्ट हो गया था, वैसे हिंदू राजाओं की अनीति से यह देश अपने गौरव, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से नष्ट हो गया। देवराज इंद्र से ईर्ष्या रखने वाले दैत्यराज बलि को भी पाताल में जाना पड़ा और अभिमान करने से हिरण्याक्ष या दैत्यराज या हिरण्यकश्यप का भी विनाश हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वैर करने के कारण राजा शिशुपाल का भी विनाश हुआ और बुरे आचरण करने से महिषासुर नाम के दैत्य का भी विनाश हुआ। कवि के कहने का भाव यह है कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठा अभिमान, गलत आचरण, आपस में बैर रखने से ही बुरा होता है। आपस में बैर रखने का नतीजा बुरा होता है। इन्हीं दोषों के कारण भारत के हिंदू राजा मुगल साम्राज्य के द्वारा नष्ट किए जाते रहे और उनको दबाया गया और भारत मुगलों का गुलाम बना। कवि भूषण कहते हैं, जिस प्रकार शिवाजी का धनुष भगवान राम के हाथ का स्पर्श पाते ही टूट गया था, उसी प्रकार शिवाजी के साथ लड़ाई करने से औरंगजेब की बादशाही टूटने लगी। कहने का मतलब यह है, शिवाजी ने हिंदू राजा को संरक्षण प्रदान कर मुगल साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव को कम किया। अगर सभी राजा लोग शिवाजी का साथ देते तो सभी राजा स्वतंत्र होते और मुगलों का भारत पर आधिपत्य नहीं होता। एकमात्र शिवाजी ऐसे थे जिन्होंने मुगलों के साम्राज्य को बढ़ने से रोका और उनका मुकाबला किया। इस प्रकार इस पद में भारत के राजाओं की फूट का जिक्र किया है। अगर ये फूट नहीं होती तो मुगलों के पैर भारत में नहीं पड़ते, ये कहना चाहा कवि ने। इस पद में कवि की राष्ट्रीय भावना अभिव्यक्त हुई है और इसमें ऐतिहासिक सत्य को बड़ी व्यथा के साथ उभारा है कि उस समय हिंदू राजा आपस में लड़ा करते थे और मुगल बादशाह ने फूट डालक नीति का सहारा लेकर के और भारत पर राज किया। अंतिम दो पंक्तियों में शिवाजी के प्रति पूज्य भाव की व्यंजना है और इस अवतरण में अनेक पौराणिक कथाओं की ओर संकेत किया गया है। और इस पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, दृष्टांत, उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद जो है मनहरण कवि का नाथ सौंदर्य, गीता और पदमैत्री द्रष्टव्य है। नवे पद में क्या कवि क्या कहते हैं, भुज भुज गेस की बेसंगनी भुजंगनी सी, खोदी खोदी खाती दी है दारुण दलन के, बख्तर पाखरणी बीच धसी जाती मीन, पैरी पारी जात परवाह जो जलन के, रया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, भूषण सक्के करी बखान को बलन के, पक्षी पर छिने ऐसे परे पर छिने भी, तेरी बर छिने हैं खलन के। इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। भुजंगनी का अर्थ सरपैड़ी है, संगनी का अर्थ साथ रहने वाली, दीह का अर्थ दीर्घ, दारुण दलल का मतलब भयंकर शत्रुदल, पाखरणी घोड़े की जिन, मीन का अर्थ मछली, पेरी पार यानी पार पहुंचकर, परवाह यानी प्रवाह,
पर छीने यानी पंख कटे हुए, बर का मतलब श्रेष्ठ यानी बलवान, और खलन का अर्थ दुष्ट से है। यह अवतरण कविवर भूषण द्वारा रचित छत्रसाल प्रताप से उद्धृत है। इसमें महाराज छत्रसाल के पराक्रम की प्रशंसा की गई है। कवि भूषण कहते हैं, हे रयराव चंपति राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, आपकी बर्छी तो भुजा रूपी शेषनाग की संगनी सरपणी के समान सदैव आपके साथ रहती है। वह बर्छी रूपी भयानक सरपणी शत्रुओं के शवों को गहराई तक खोद खोद कर खाती है, डसती है। अर्थात इस तलवार के सामने जो भी कोई शत्रु आता है वो बच नहीं पाता है। उस एक ही वार और प्रहार से उसका काम तमाम हो जाता है। ये तलवार इतनी भयंकर है कि कवच और लोहे की पाखरियों में इस प्रकार धस जाती है जैसे मछली जल की प्रवाह धारा को चीरकर पार चली जाती है। कहने का मतलब यह है, आपकी बर्छी सरपणी की तरह विषाक्त और मछली की गति की तरह तीव्र है और उसके प्रहार से शत्रुओं का एकदम विनाश हो जाता है। उसके प्रहार से कोई बच नहीं पाता है, उसका प्रहार अकाट्य है। कवि भूषण कहते हैं, महाराज आपके बल का वर्णन कौन कर सकता है। आपकी बर्छी ने तो दुष्ट शत्रुओं के बल को ऐसा क्षीण कर दिया है कि उनकी सेनाओं के वीर पक्षी विहीन यानी पंख विहीन पक्षी की तरह अशक्त और निर्बल होकर धरती पर पड़े हैं। इस प्रकार आपकी बर्छी ने तो दुष्ट शत्रुओं के बड़े बड़े वीरों को भी मौत के घाट उतार दिया है। इस बर्छी की वार से अब तक कोई बचा नहीं है। कहने का मतलब है कि महाराज छत्रपाल बहुत ही ताकतवर है, उनकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली है और उनकी भुजाओं के हाथ में जो तलवार है उसका वार और उसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता है। विशेष बात करें तो इसमें वीर गाथा कालीन चारण कवियों की अभिव्यक्ति का स्वर दिखाई देता है। भूषण भी इसमें वीरता के अवतार थे, इस कारण उनके प्रत्येक छंद में वीर रस की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। और इस पद में अनुप्रास यमक और अलंकारों का अनुप्रास और यमक अलंकार हुए प्रयोग हुए हैं। भुजा को सरप्राज और बर्छी को सरपणी के समान बताकर वस्तुत प्रेक्षा अलंकार द्रष्टव्य है और कवि के अनुरूप पद योजना तथा नाद सौंदर्य है। भाषा वही ब्रजभाषा है। शेष और अंतिम छंद देखिए, अति सौंदे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही अलकै, कवि भूषण अंग नवीन विराजत मोतिन माल ही झलके, इन दौन की मनसा मनसी नित होत नहीं नई ललना ललकै, परिभाजन भार जात मनो मुस्कानी किंदो छवि की झलके। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। सौंधे का अर्थ सुगंध युक्त, सुखमा परम शोभा, खरी का मतलब तेज, अलकै का मतलब सिर के बाल, झलकै का मतलब चमकती है, मनसा यानी अभिलाषा, मनस यानी मन के समान, ललना का अर्थ स्त्रियाँ है, ललके यानी ललायत होती है, भाजन का मतलब पात्र। ये पद भूषण ग्रंथावली से संकलित है, श्रृंगार विलास से संबंधित है और इसमें कवि भूषण ने नायिका की छवि का वर्णन किया है। भूषण जी नायिका के अंगों में यौवन की सुगंध युक्त सुषमा का चित्रण करते हैं और कहते हैं, उसके सुंदर मुख के ऊपर बालों की लटें बिखर रही हैं, उसके नव यौवन से परिपूर्ण अंगों की शोभा बहुत ही सुंदर है, उसकी छाती पर मोतियों की माला झलक रही है जो बहुत अच्छी लग रही है। उस नायिका के साथ ही नायक की अभिलाषा प्रतिदिन मन के समान एकदम तरोताज़ा बन जाती है और उन्हें देखकर नव यौवनाएँ हमेशा लालायित बनी रहती है। उस नायिका की मधुर मादक मुस्कान ऐसे छलकती है कि मानो शरीर रूपी पात्र उसमें भर गया हो और वह मुस्कान अब बाहर छलकने लगती हो, अथवा उसकी मुस्कान के रूप की छवि बाहर ही झलक रही हो। इस तरह से इस पद में कवि ने श्रृंगार रस का चित्रण किया है और नायिका के रूप सौंदर्य का बहुत ही आकर्षक और मनोरम चित्रण देखने को मिलता है। रीतिकालीन कवियों की
ये बहुत प्रमुख विशेषता रही है और भूषण कवि भी इसमें कहीं अछूते नहीं रहे। यद्यपि वीर रस उनके काव्य का मुख्य अंग है, परंतु श्रृंगार रस के चित्रण भी उन्होंने किया है। इस पद में भाषा शैली की दृष्टि से अगर देखें, श्रृंगार चित्रण के रूप में नवयौवना नायिका के अंग सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने किया है। नायिका के शरीर का सौंदर्य इतना अधिक बताया गया है कि वह मादक तरल पदार्थ की तरह बाहर झलक रहा है। इसमें कवि की भाव प्रवणता व्यक्त हुई है। और अंत में अगर कहें तो इस पद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। 24 वर्णों तथा 8 सगुण वाले दुर्मिल सवैया छंद की यति गति बहुत उचित है और भाषा कवि की वही ब्रज है। इस प्रकार ये 10 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित थे और इन्हीं 10 पदों की व्याख्या के साथ में कविवर भूषण की पदों की व्याख्या का भाग समाप्त हुआ। और इसी के साथ में आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप जुड़े रहें ताकि आगे के यूट्यूब वीडियो में अगले कवियों की व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करूं और आप सबका ज्ञानवर्धन होता रहे। और आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद।